बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर इसके ऊपर हम तीसरा लेक्चर देख रहे हैं जो डीम टैक्स है उसके ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, सेक्शन 7E के ऊपर। इससे पहले दो लेक्चर हमने देखे थे जिसके अंदर बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की। तो क्विक रिकैप के लिए हम इसको अगर डिस्कस करें तो ये जो सेक्शन था 7E, इसको इंसर्ट किया गया फाइनेंस एक्ट 2022 यानी कि जो जून में आया है 2022 और 3 के अंदर इसको ऐड किया गया है कि ये 2022 से एप्लीकेबल है, यानी कि टैक्स ईयर 2022 से एप्लीकेबल है। इसका जो फैक्ट आया वो रेट्रोस्पेक्टिव आया, यानी कि पिछली जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एप्लीकेबल था कि अगर किसी एक इंडिविजुअल के पास 25 मिलियन से ऊपर प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्लाट्स हैं या घर है, जो भी उनके पास जो टोटल वैल्यू है 25 मिलियन से ऊपर है, तो फिर उसका जो एक एक कॉस्ट होती है, एक फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि एफबीआर के जो वैल्यूएशन रेट्स हैं उसके मुताबिक उसके ऊपर एक 1% टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो कि हर साल उसने रिटर्न के साथ पे करना है। तो ये वन टाइम लेवी नहीं थी, इसको बार बार कंटिन्यूसली हमने हर साल पे करना था। तो ये इसके अगेंस्ट डिसीजन चैलेंज किया गया, यानी कि इसको जो जो ये लॉ था इसको चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन आ गया कि ये टैक्स पेयर ने पे करना है। उसके बाद इसको चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके अंदर जो डिसीजन था अभी तक पेंडिंग है, जो दिसंबर के स्टार्ट में फाइल किया गया था, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहा गया कि जी जो 7E का फॉर्म है, अभी हम देखते भी हैं रिटर्न आईआरएस पे कि उसको 31 दिसंबर तक हमने फाइल करना है। जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल कर ली है और वो इस सेक्शन के लिए एलिजिबल है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उन्होंने जो ये अमाउंट है, जो टैक्स है, ये 31 दिसंबर तक ये फॉर्म जो था फिल करना है, और उसके साथ उसका 1% जो टैक्स है वो भी पे करना है। तो उसके लिए एफबीआर ने एक फॉर्म इंट्रोड्यूस किया। मैं अगर यहाँ पे इसको डिलीट करके यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हमने स्टार्ट लेना है। तो ये डेक्लेरेशन है, यहाँ पे आप आएंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखे तो फॉर्म इंसर्ट किया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। तो हम इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी लॉगिन है वो सिलेक्ट करें। मेरे पास चूंकि मास्टर लॉगिन है तो मैंने एक इंडिविजुअल का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टैक्स ईयर 2022 मैंने इसको लिया, तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर कुछ सर्टन एग्जम्पशंस भी थी। वो कौन सी एग्जम्पशन थी, पहले एक लेक्चर में हम देख चुके हैं, लेकिन अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि वो एग्जम्पशन कौन कौन थी। यहाँ पे आप देखें तो वन कैपिटल एसेट सेल्फ फाउंड, वो एसेट जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी या घर, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो जो लैंड है उसके अंदर आप प्रोविजनल टैक्स भी पे कर रहे हैं उस इनकम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। कोई शोहदा है, उनको जो प्लॉट मिला है उनके ऊपर नहीं है। कोई डिपेंडेंट है जो उनके ऊपर भी नहीं होगा। इसी तरीके से जो वार के अंदर कोई आर्म फोर्सेस को अगर प्लॉट मिला है तो वो भी नहीं है। एक्स सर्विस मैन है, यानी कि जो आर्म फोर्सेस के हैं वो भी शामिल नहीं है। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर ऑर्डिनेंस, और जो बिजनेस इनकम है या 155 के मुताबिक जो टैक्स हम पे कर रहे हैं रेंट का, उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई एसेट लिया है, यानी कि प्रॉपर्टी ली है और सेल कर दी है, तो उसके ऊपर भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई एंटिटी, अगर किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने प्लॉट लिया हुआ है या घर लिया हुआ है, बिल्डिंग ली हुई है, उसके ऊपर नहीं है। इसी तरीके से लोकल अथॉरिटी है, और सारे ये नीचे गवर्नमेंट के जो दूसरे अदारे हैं वो वाले यहाँ पे शामिल है। अगर तो ये चीज़ें सारी हैं और इसमें हम फॉल कर रहे हैं, तो फिर अगर हमारी प्लॉट की वैल्यू मोर देन 25 मिलियन भी है, और उनमें से कुछ ऐसे वैल्यू है, प्लॉट है या घर है जो इन कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो उसमें से निकल जाएंगे। तो क्यूमुलेटेड वैल्यू हमारी लेस हो सकती है अगर हम उस कैटेगरी में है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब बाद में हम देखेंगे कि इसको फाइल भी करना है या अभी इसको वेट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई भी हमारे पास जनाब एक बिल्डिंग है, उसका मैं एड्रेस अपना ही मेंशन कर लेता हूँ, ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि जी मैं लाहौर में हूँ। तो ये लिखने के बाद मैं भी कहता हूँ कि जी मेरे जो घर की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आज, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्सक्लूड नहीं है, मैंने इसके ऊपर जो टैक्स है वो पे करना है। अब रेट कहाँ से आने हैं, तो यहाँ पे इन्होंने एफबीआर वैल्यूएशन की एक एक्सेल की फाइल दे दी है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से एक फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस फाइल को जब आप लेके आएंगे, ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने सिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एक लिंक दे दिया है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हम लाहौर के अंदर है, तो मैंने लाहौर वाला ये रेट क्लिक किया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्ट ये एफबीआर की वेबसाइट पे ले जाएगा। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा, और उसके बाद मैं जिस भी जगह पे हूँ, जैसे मैं डिफेंस में हूँ, तो मैंने क्या किया कि ये डिफेंस जो एरिया है, फिर जो यहाँ पे मैं रेलिवेंट जो मेरा मेन इसने दिया हुआ है फेज़ 4 है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास फेज़ 4 आ गया है। तो यहाँ पे वो कमर्शियल का
रेट ये बता रहे हैं, दूसरा जो रेट है वो ये है, तो उसके मुताबिक मैं इसकी वैल्यूशन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो जो यानी कि ये बेसिकली उन्होंने हमें दे दिया है कि आपने रेट कहाँ से लेने हैं, तो उसके बाद मैं ओके करूँगा इसको, क्योंकि ये शामिल है, किसी भी कैटेगरी में नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो मेरे जो घर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल वो 35 मिलियन है, एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने ये 35 मिलियन यहाँ पे मेंशन किया, और मैं ये कहता हूँ कि जी मेरी कॉस्ट जो थी जब मैंने परचेज किया था 35 मिलियन थी। अब फिर जो मार्केट वैल्यू है ना वो लेट से 40 मिलियन हो चुकी है। तो मैं उसने ये कहा कि आप फिर मार्केट वैल्यू पे टैक्स देंगे, कॉस्ट पे नहीं देंगे, क्योंकि कॉस्ट तो उस टाइम थी जब मैंने परचेज किया, लेकिन आज तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है ना, तो उसके ऊपर मैं टैक्स मेरा क्या बनता है वो मुझे दे। तो मैंने इसके कैलकुलेशन पे बटन पे प्रेस किया तो वो ये कहेगा जी आपकी डीम्ड इनकम कितनी है, 2 मिलियन, ठीक है। अब कंपटीशन के मुताबिक 4 मिलियन का जो 1% है वो टैक्स बनेगा, तो वो तकरीबन 4 लाख रुपया टैक्स मेरा बनता है, ये मैं पे करूँगा। और उसके बाद मैं चलान क्रिएट करूँगा इसका, ठीक है। चलान क्रिएट करने के बाद डीम इनकम का चलान वैसे ही हम क्लियर करेंगे जैसे हम इनकम टैक्स का बनाते हैं, वहाँ पे जाके चलान बनाएंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो क्या मैं इसको सबमिट करूँगा? मेरी प्रैक्टिस में या मेरे जो जानने वाले जितने भी लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सब ने तो अभी किसी ने फाइल नहीं किया, क्योंकि इसमें चांसेस यही है कि ये डिपार्टमेंट के फेवर में ही डिसीजन होगा। सूनर और लेटर जो टैक्स पेयर है उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो अब ये डिसीजन हम आप पे डिपेंड है कि आप इसको अभी पे करेंगे या वेट करेंगे, क्योंकि ये रूल पे फर्स्ट टाइम अडॉप्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई पेनल्टी भी नहीं होगी। जब भी ये डिसीजन आता है तो उस टाइम इसकी डेट जो है ये फर्दर पॉसिबल है कि 31 दिसंबर से एक्सटेंड कर दी जाए। अभी नहीं होगी, बाद में हो जाएगी, या आप जब भी ये डिसीजन फाइनल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके मुताबिक हम इसको उस टाइम भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन रूल के मुताबिक तो यही है कि 31 दिसंबर तक हमने पे करना है। अब इसमें थोड़ा रिस्क ज़रूर है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है और काफ़ी टैक्स पेयर इस वजह से अभी तक इस को नहीं पे कर रहे कि ये रूल क्लियर नहीं है, हमें नहीं पे करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। तो ये डिसीजन अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने अभी पे करना है या बाद में करना है या डिसीजन का वेट करना है। लेकिन चांसेस इसमें ये है, मैंने जो अपने रिसोर्सेज से चेक किया है, इसमें चांसेस यही है कि ये जो टैक्स है लेवी इसके ऊपर हमें हर साल पे करना पड़ेगा। और ये 90% चांसेस है कि डिपार्टमेंट की फेवर में होगा, यानी कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट होगा और ये टैक्स हमें हर साल पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ऑब्वियसली कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, वो निकालने के बाद जो इनकम आएगी, जो वैल्यू बनेगी, उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। अब 31 दिसंबर लास्ट डेट है, आप इसको अगर अभी पे करना चाहते हैं तो कर लें, डिसीजन का वेट करना है तो कर लें। मेरे मुताबिक ये है कि जब भी कोई नया अडॉप्शन आता है, नया रूल आता है, नया प्रोसेस आता है, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन पे कोई इसमें पेनल्टी नहीं होती। फॉर एग्जांपल 15 दिन या 20 दिन के बाद कोई इसमें डिसीजन पास होता है और उस टाइम आप रिटर्न ये जो फॉर्म फिल करके जमा करवा देते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली रूल है, लॉ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी क्लियर ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और एक रूल या लॉ और जजमेंट की बेस पे ऑब्वियसली हमें करना चाहिए क्योंकि वो क्लियर है। लेकिन इस डिसीजन को चैलेंज भी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन वो पेंडिंग है। तो अब आप देख लें कि अगर आप समझते हैं कि हमें करना चाहिए तो आप कर भी सकते हैं, ऑब्वियसली उसको करना चाहिए। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट भी करें। मेरे सर्कल में जितने लोग हैं सब ने वेट किया है, कोई भी पे नहीं कर रहा, लेकिन सूनर और लेटर हमें पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि लास्ट डेट थी 3-4 दिन बाद, तो आप डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रूल के मुताबिक हमें पे करना चाहिए, अगर आप वेट करना है तो आप वेट कर लें, थोड़ा रिस्क है जो हम ले सकते हैं। और जैसे डिसीजन आए आप तब पे कर दें। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं वो ये कहते हैं हम पे नहीं करेंगे, हम जब नोटिस कभी आएगा फिर पे कर देंगे। ऑब्वियसली फिर अगर लेट बाद में नोटिस आता है जो कि आएगा ही आएगा, तो उसके ऊपर फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।